Dear IAS aspirants, today we are taking up very important subject, RTI Act 2005. This is useful for all of us in our life, in our day-to-day problems, what government is doing, what cost we are paying for being ruled, then useful for your preliminary examination, because certain sections are very useful which are being asked in multiple choice questions. In mains, certainly it is very, very important. Every 3-4 years one question is asked. And the third thing, in interview, this may be asked about its philosophy, ethical theory about it, what are misuses. So dear aspirants or YouTube viewers, podcast listeners, डॉक्टर जी सक्सेना का IAS ज्ञान बाई डॉक्टर GGS से आपको नमस्कार। तो बाद में हम एक प्रॉब्लम लेंगे आपको जो 2017 में 20 मार्च में 250 वर्ड्स के लिए पूछी गई थी, लेकिन उससे पहले एक RTI एक्ट के बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं, कहाँ से आया, क्या हुआ। तो अब मैं आपके ये जो स्टोरी शुरू कर रहा हूँ वो इस तरह से है कि इसको कई भागों में बांटते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है RTI का, रीजंस क्या है इसके, थर्ड थिंग बैकग्राउंड क्या है, इंटरनेशनल प्रेशर था, क्या था, प्लस डेफिनेशंस क्या हैं, RTI एक्ट में स्टेक होल्डर्स कौन है, फॉर हुम इट इज़ मेड, ऑल दैट। फिर कुछ और एक्ट्स हैं जो इससे संबंधित हैं, जो इस पर प्रभाव डालते हैं। देन टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन विच RTI इज मोर इम्पॉर्टेंट। देर मे बी वेट डिपार्टमेंट जहाँ करप्शन ज़्यादा होता है, देर मे बी पॉलिसी मेकिंग और अदर एजुकेशन टाइप डिपार्टमेंट, करप्शन मे नॉट बी देयर बट पॉलिसीज नीड नॉट बी इन ओपेक मैनर। देन उसके जो मिसलेनियस चीज़ें। तो पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग RTI एक्ट। तो 2005 में, हालांकि मैं दिल्ली में जब DM था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो 2001 में वी स्टार्टेड यूजिंग, 2001 या 2 में ये आया था दिल्ली NCR एक्ट में, बाद में ये सेंट्रल एक्ट में आया। तो उस वक्त जो जरूरत थी कि एक तो एम्प्लॉय सेंट्रिक होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, पुअर और गरीब जो लोग हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के, उनको सोशल जस्टिस देने के लिए कि गरीबों के लिए जो काम हो रहे हैं उन तक पहुँच रहे हैं कि नहीं। फिर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिस्टम में, एक सिस्टम में था कुछ पता नहीं लगता था सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। फिर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के बाद कि सरकार अच्छा भी कर रही है तब भी हम समझ आ रहे पता नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे भाई हमें पता है ये हमारी सरकार क्या कर रही है। करप्शन को मिटाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब पता होगा कि पब्लिक को पता है कि हम टॉस कर रहे हैं फाइलों को, उसको रोकने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये ऑब्जेक्टिव था। तो गवर्नेंस, जो मिनिमम गवर्नेंस और उसका था गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन, उन सब चीज़ों में, उसके लिए ये एक्ट आया था। रीजंस क्या थे कि स्कैंडल्स हो रहे थे, माफिया काम कर रहा था डिपार्टमेंट में, PWD में कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे पैसा खा के, कुछ पता ही लग रहा था, 3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ साइन हो जाते थे, उनको रोकने के लिए। और सच मानिए जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था IAS के पीरियड में, तो मैंने ये देखा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जितना फर्क गवर्नमेंट की वर्किंग में RTI एक्ट आने से हुआ उतना कभी डिकेड्स में नहीं आया। लेकिन ये सब कुछ अच्छे के लिए नहीं था, कुछ में बुराइयाँ भी थी, जो ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा आपके सामने वो बताता है। तो बुराइयों को हम बाद में डिस्कस करेंगे।
पहले और डिस्कस करें तो रीजंस इसके थे एफिशिएंसी लाने के लिए, डेमोक्रेसी और प्रोसीजरल चीज़ें कि प्रोसीजर से काम करें, एंड मीन्स में ये नहीं है सिर्फ एंड्स में लगे हुए हैं, मीन्स कुछ नहीं है कि लिया एनकाउंटर कर दिया, उस टाइप की चीज़ों से भी बचने के लिए एक प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ क्या फॉलो होता है कि नहीं होता है। बैकग्राउंड क्या था ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू में 1948 में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर जो डॉक्यूमेंट आया उसमें जिक्र था कि इंफॉर्मेशन शुड बी डिसेमिनेटेड। देन एक इसमें 1966 में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जिक्र था कि जनता को पता होना चाहिए। कई सरकारों में बिल्कुल पता नहीं होता था, डिक्टेटरशिप चल रही थी, तो यूएनओ चाहता था, कुछ जो अच्छे बड़े बड़े देश हैं जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे, गवर्नेंस के ऊपर काम कर रहे थे, ये जो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए काम कर रहे थे, वो चाहते थे कि हर सरकार जहाँ डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, कुछ पारदर्शिता आनी चाहिए। तो ये प्रेशर था सरकार पर के इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से भी। और फिर इंडिया में के उसमें जेनेसिस क्या कहता है कि 1975-76 में एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, डिसाइड हुआ था, राजनारायण पॉलिटिकल लॉ थे, राजनारायण वर्सेस यूपी गवर्नमेंट। उसमें यह था कि पब्लिक को जानने का अधिकार है, आर्टिकल 19(1) सुप्रीम कोर्ट कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो तभी होगा जब आपको कुछ पता होगा, वरना आप एक्सप्रेस क्या करोगे, आपको पता ही नहीं है, सब अंधकार में, तो व्हाट यू विल एक्सप्रेस, व्हाट यू विल नो। देन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर शुड बी राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर द पब्लिक। फिर आता है कि इसमें डेफिनेशंस क्या क्या हैं। अब डेफिनेशंस में मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो हमने तैयार किया है, जो आप भी देखेंगे, तो उसमें आरटीआई एक्ट में व्हाट इज इंक्लूडेड इन इंफॉर्मेशन, तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी भी फॉर्म के डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, ये वो मीमो है, ईमेल्स हैं, इवन बड़ा झड़ा हुआ नोटिंग इंफॉर्मेशन का पार्ट है कि नहीं। हम लोग ने कभी नहीं चाहते थे कि नोटिंग पता लगे, क्योंकि नोटिंग यानी अनऑफिशियल चीज़ है, लेकिन नहीं, आरटीआई में बड़े ट्रांसपेरेंसी लाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो कमिश्नर इंफॉर्मेशन थे उन्होंने भी कहा नहीं, नोटिंग शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ आरटीआई एक्ट अंडर सेक्शन 2F। एक और था इंस्पेक्शन, कहीं कॉपी लेने के बजाय, लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, आप सवाल नहीं पूछ सकते कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने ये देखा कि हमें आधी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी पड़ती थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। दैट इज नॉट द पर्पज, why it is being there is nothing to do, because it is not a solution, it is not panacea, it is only giving you what is going on, what has been decided। तो सेक्शन 2J में यू कैन इंस्पेक्ट फाइल, उसमें क्या है कि उसमें टाइम दिया होता है कि 1 घंटे का फ्री में 10 रुपये फीस होती है एक्ट में, और एप्लीकेशन डाल के 1 घंटे तक फ्री में कर सकते हैं, हर 1 घंटे के बाद 5 रुपया पर आवर के हिसाब से। व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बताया, रिट्स में जो स्टेट आर्टिकल 12 में डिफाइन की हुई है, उसके अगेंस्ट रिट दिल्ली हाई कोर्ट और सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें पब्लिक अथॉरिटी, यहाँ पब्लिक अथॉरिटी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर सारे सरकारी दफ्तर, सारे पब्लिक सेक्टर, जिनको भी फाइनेंशियल एड है, बॉडीज ओन कंट्रोल्ड सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, और इसके अलावा जो बाद में हाई कोर्ट्स ने भी इसमें डिसाइड किया कि इवन एनजीओज विच आर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज आर, अर्लियर देयर वाज कंफ्यूजन बट 2017 अमेंडमेंट में इट वाज एक्सक्लूडेड, क्योंकि उसमें कई और कारण थे कि इसको मिसयूज भी किया जा सकता है। फिर है राइट कॉन्फर्ड ऑन सिटीजन, कि सिटीजन को पता होना चाहिए। सेक्शन 18(1) में कंप्लेंट अगेंस्ट रिफ्यूजल, PIO है, अथॉरिटी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर मना करता है उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं।
फर्स्ट अपील डिपार्टमेंट के ही उसके सीनियर अफसर पे जाएगी 19(1) में। सेकंड और फाइनल अपील है बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 19(3) में। तो इसमें जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या उनको पावर है कि पेनाल्टी इम्पोज कर सकते हैं डिपार्टमेंट पर, PIO पर, जिसकी भी जो गलती है। अब ऑब्लिगेशंस क्या है पब्लिक अथॉरिटीज़ के? सेक्शन 4(1)A कहता है कि ये बहुत अच्छी बात, सबसे बढ़िया पार्ट मुझे लगता है कि इसमें ये कहा गया है कि आप अपने आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, कितने राशन कार्ड होल्डर्स हैं, वो कौन कौन से एरिया में हैं, BPL में कौन से क्या देते हैं, क्या पॉलिसी है सरकार की, कैसे अनाज आता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब कुछ जो है डिस्प्ले होना चाहिए इंटरनेट के थ्रू अगर वेबसाइट है, नहीं तो जो फॉर्मल डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, पब्लिसिटी करके सिटीजन चार्टर, वो एक कंसेप्ट आया यहीं से आया। तो सेक्शन 4(1)C में पब्लिश ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 5(1) and 2 डेजिग्नेट PIO एंड APIOs। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े इंपॉर्टेंट यही है कि PIO जो है वो ना सिर्फ अपॉइंट होने चाहिए बल्कि डिस्प्ले होना चाहिए हर जगह, उनके टेलीफोन नंबर, उनका डेजिग्नेशन, रूम नंबर, सब कुछ पता होने के चाहिए कहाँ है। अब PIO जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, सेक्शन 7 में RTI एक्ट में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? दे हैव टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन विद इन 30 days जनरली, 7(1)A। 48 आवर्स में अगर वो मैटर जो है वो रिलेटेड टू लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई। और इसके अलावा एग्जेम्पशंस, ये बहुत एक हर जगह एग्जेम्पशन होते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए आपको अगर IAS में अपियर हो रहे हैं कि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन गिविंग और एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन, इट इज नॉट ए लॉ। तो एक्सेप्शन सेक्शन 8 में है, वो है सेक्शन, उसमें क्या है? सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज इन क्वेश्चन, डोंट गिव इंफॉर्मेशन, 8(1)A। सिक्योरिटी, साइंटिफिक, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, 8(1)A में। देन एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाई कोर्ट इन्फो विच एंडेंजर लाइफ, लिबर्टी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल। कोई क्रिमिनल है, वो कुछ बता रहा है, आपने पता लगाया और मीडिया पे दे दिया, उसकी जान खतरे में है क्योंकि उसके जो राइवल ग्रुप मार देगा। प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स, और इसमें एक इन्वेस्टिगेशन जो चल रहे हैं एनफोर्समेंट और ये सब, इनकी भी इंफॉर्मेशन यू कैन बी रिफ्यूज्ड। फिर है मिसलेनियस में आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइट इज ऑल्सो देयर सेक्शन 9 में। देन और है सम ऑर्गन्स हैं जो एग्जेम्प्टेड है, एटॉमिक एनर्जी है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, 10 रुपये फीस है, 2 रुपये पर पेज कॉपी मिलता है फोटो कॉपी का। तो पावर्स है, सिविल कोर्ट के पावर्स हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, और जो जुडिशरी इज बार्ड फ्रॉम इंटरफियरिंग विद दिस। तो ये सब सेक्शन 23 और 22 में आएंगे। तो ये सब जो है आपके इसमें RTI में। इसके बाद हम आते हैं कि अदर एक्ट्स कौन से हैं। एक है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो इसमें यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो सेक्शन 22 के बारे में, कि इसमें अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो सेक्शन जो इंफॉर्मेशन का है दैट विल प्रिवेल, नॉट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसके अलावा अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, इवन देन यू हैव टू बाईपास एक्सेप्शन। जैसे राफेल केस में सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ये तो देश की प्रभुता का सवाल है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनमें पहुंचा नहीं, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को जानी चाहिए, कितना पैसा क्या डील हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आप जो दूसरे एक्ट हैं वो है विसल ब्लोअर एक्ट है, राइट टू प्राइवेसी है, नॉन डिस्क्लोजर एक्ट है, ये सब है। और इसमें हम ये देखते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज अबव ऑल, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स प्राइवेसी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर अब यह है कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। जैसे मैं खुद बताता हूँ, मैं NIOS में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में सेक्रेटरी था, तो वहाँ बड़ी इन्फॉर्मेशन आती थी। जो क्वेश्चन है
2017 का, उसमें मिसयूज इन्फॉर्मेशन, ये एक मोबाइल फ़ोन एनआईओएस ने किस मिनिस्टर को दिया है, किस किस लोगों को पास, उनके पीएस के पास मोबाइल है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं, तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, जब कमिश्नर्स की इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पावर कर्टेल और सैलरी को डिफाइन करने के लिए था, तो प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर की थी, उसमें ये कहा था कि भाई इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। तो जस्टिस बोबडे ने और जस्टिस गवाई ने आर्ग्यू किया था, हालांकि मुझे नहीं था, कि भाई 75% एम्प्लॉइज आर ओनली वर्किंग टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनका 75% जो काम इस पर हो रहा है, तो इसका मिसयूज भी तो हो रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, राइवल ग्रुप, दफ्तर के लोग जानकारी दे रहे हैं चुपचाप, खुद वॉलंटरीली वो बता नहीं सकते, तो किसी को पास ऑन कर देते हैं, झूठे नाम से आ जाती है क्वेश्चन कि भाई ये जो आप, जैसे मैं एमडी दिल्ली टूरिज्म था, तो लिकर की पॉलिसी हम बना रहे थे, उसमें बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, लोगों का नहीं चाहते थे, क्योंकि जो पॉपुलर जो ब्रांड हैं उनके बजाय जो पैसे जिसको देकर करप्शन के थ्रू करते थे, उसके लिए डिमांड आते होती थी। तो जैसी पॉलिसी बनने वाली बात है, आई केम टू नो कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही आरटीआई में पूछा जा रहा है। देन आई हैड टू बी वेरी पर्टिकुलर, नॉट दैट आई वांटेड टू make the policy opaque, but I didn't want that in the process of developing a policy, a transparent policy, people should not know about it. तो बहुत सीक्रेट में रखा जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं हो। आरटीआई एक्ट आने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको, आई वॉज सेक्रेटरी टू मिनिस्टर, तो उसमें एक बार पूछा कि बीजेपी के मिनिस्टर थे, इनके साथ था कि ड्राई डेज, तो ड्राई डेज के लिए कम करने वाली बात थी क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाना था, लेकिन ड्राई डेज की भी इंपॉर्टेंस थी। तो उस टाइम आरटीआई एक्ट नहीं होता था, किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की एक्साइज कमिश्नर के ऑफिस से हुई कि क्रिश्चियंस लोगों को, मतलब जो ये होता है क्रिश्चियन का डे, बड़ा दिन जो कहते हैं क्रिसमस डे, कि उस पर ज़रूरत क्या है ड्राई डे बनने की, क्योंकि क्रिश्चियन तो खुद ही 40वें दिन वो जो होता है उसमें शराब को चखते हैं, ये करते हैं। इस पर बड़ा बवाला हुआ, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आए, हम लोग बस यही अब डिफेंड करते रहे। तो कभी कभी इन्फॉर्मेशन घातक हो जाती है, लीकेज। अब उसमें पूछते हैं कि क्या ये बन रही थी पॉलिसी, हमने क्लोज कर दिया। तो कई बार, अब मैंने जैसे बताया कि सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का वर्किंग चेंज हो गया। अब हम कहते हैं भाई जो भी लिखना है फाइल पर ठीक से लिखना, उल्टी सीधी बात मत लिखना, फाइल को देर तक नहीं रखना है, कई चीज़ें। इसके अलावा एक बहुत जो जस्टिस बोबडे ने बताया, जो मिसयूज, मैं अब क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ, उसमें एक बात जो सामने आई, उसमें यह आया कि इसका मिसयूज इतना कि ब्लैकमेलिंग और बहुत करप्शन का वो बन गया। तो अब उसके लिए मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। तो you are a public information officer in government department. You are aware that the RTI Act 2005 envisages transparency and accountability in administration. This is question number 14 of 2017. The Act has functioned as a check on the supposedly arbitrarily administrative behavior and actions. However, as a PIO, you have observed that there are citizens who filed RTI applications not for themselves but on behalf of such stakeholders who purportedly want to have access to information to further their own interest. However, as PIO, you have observed that there are citizens who filed RTI application not for themselves but on behalf of such stakeholders who purportedly want to have access to information to further their own interest. At the same time, there are these RTI activists who routinely file RTI application and attempt to extort money from the decision makers. This type of RTI activity has affected the functioning of administration adversely and also possibly jeopardizes the genuineness, the applications which are essentially aimed at getting justice. Now, what is the question? What measures would you suggest to separate genuine and non-genuine applications? Give merits and demerits of your suggestions. आंसर बहुत इतना बड़ा नहीं है जितना ये लिखा है, लेकिन 250 वर्ड्स में
आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें अब ये बड़ा आसान है ये पता लगाना कि वेस्टेड इंटरेस्ट एप्लीकेशन है कि नहीं है। अगर उस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, PIO कैन फाइंड आउट। एक PIO को ये देखना है कि अभी कल डिस्कशन हो रहा था, आज वही पॉलिसी का आ रहा है कि इसमें ऐसी क्या कोई पॉलिसी बन रही है। तो आप देखेंगे वो एड्रेस कभी कभी फिक्टिशियस एड्रेस होते हैं, फिक्टिशियस मेल होते हैं। तो आप करिए ऐसे उसमें ये करिए, भाई आप हमें बताइए ये एड्रेस आपके वहाँ पे कोई मिलता नहीं है, इसका मतलब आप लगता है एग्जिस्ट नहीं करते, वी आर क्लोजिंग योर एप्लीकेशन। अपने आप सामने आएगा, पता लग जाएगा कि ये किसका है। देखो इन्फॉर्मेशन कोई भी मांग सकता है, रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बहुत कुछ आप PIO की तरह नहीं कर सकते कि सर हम नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन, नो, बट यू कैन डिस्टिंग्विश कि आपको राजहंस की तरह दूध का दूध पानी का पानी, कि भाई ये झूठी एप्लीकेशन है, ये सच्ची है, इससे पर्पस क्या असर हो रहा है। तो वहाँ आप कई चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि मेरिट डिमेरिट में बताएंगे, जैसे जस्टिस बॉब्डे का है। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि इंफॉर्मेशन क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए पूछी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी बन रही है, लीकेज हो गया, क्योंकि आप मीडिया में सरकार के अफसर जो है बता नहीं सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, पास ऑन कर दी इन्फॉर्मेशन। तो इसका पता लगाना ज़रूरी है। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि इसको मेरिट डिमेरिट पता करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसको मना करना ना करना, इसमें ये 30 दिन है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो ये बात ज़रूरी है, आपने इसमें ये लिखना है कि इसके मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स हैं। जैसे एक मेरे फ्रेंड थे हाई कोर्ट के जज, उन्होंने बताया कि जब वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ट्राइब्यूनल बने, पता लगा इतनी सारी एप्लीकेशन आ रही हैं बिल्कुल बेकार। तो बोले कि मैं जब हाई कोर्ट का जज था तो मुझे गुस्सा आता था कि भाई क्यों नहीं जवाब दे रहा है PIO। देन आई रियलाइज कि अरे भाई बेचारा अब PIO क्या करेगा, सारा टाइम उसका इसमें लगता है। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि वी कैन इजीली बाइफरकेट, डिस्क्रिमिनेट, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मना नहीं कर सकते। बट यू शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, सिविल सर्वेंट है, आपको पता है किससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है। अगर वो सचमुच ये लग रहा है कि किसी गलत नियत से फाइल की गई है, तो यू कैन सर्टेनली प्रपोज। और सरकार पर दबाव आ रहा है कि भाई कोई जेन्युइन और नॉन जेन्युइन में कोई फिल्टर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।